Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to explain the main points of the chapter Transportation in Animals and Plants। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जब हम बिल्कुल क्वाइट बैठे हुए होते हैं घूमती रहती हैं और वो कैसे घूमती हैं, कैसे सर्कुलेट होती हैं? ब्लड के द्वारा। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एनिमल्स में इसका सिस्टम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या है और ये क्या क्या कैरी करके चलता है, बस ये ही इस लेसन का मेन थीम है। हर पॉइंट को अच्छे से समझाया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, चैप्टर के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब प्लांट्स और एनिमल्स को, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है? वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड। क्या क्या चाहिए ये याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत इसके लिए ही है। फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, सो दैट दे कैन सर्वाइव, ताकि वो जिंदा रह सकें। अगर ये तीनों नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, नो एनिमल कैन सर्वाइव। तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। These elements need to be delivered to their body parts। अब ये तीनों एलिमेंट्स डिलीवर किए जाने के हैं, इन्हें कैरी करके ले जाना है, इन्हें वहाँ पे भेजना है, इन्हें वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी के सभी पार्ट्स में। आप जानते हैं ना, कहीं भी आपको अगर ज़रा सा कुछ चुभ जाए तो ब्लड हर जगह से निकलता है, तो जहाँ ब्लड है वहाँ ये तीनों चीज़ें इसका मतलब पहुँच रही हैं, सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली, ताकि वो ठीक से फंक्शन कर सके। हैंस अतः ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है उनके बॉडीज़ में, चाहे एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या ह्यूमन बींग्स हों। अब सबसे पहले है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड है जो हमारे बॉडी में घूमता रहता है, घूमने को कहते हैं सर्कुलेट। तो जो हमारे बॉडी में ब्लड के घूमने का सिस्टम है उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इसमें सेंटर में ये हार्ट है, जो रेड कलर की हैं वो आर्टरी हैं और जो ब्लू कलर की हैं वो वेन है, पूरे बॉडी के हर पार्ट में है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। आर्टरी दो तरह का ब्लड होता है, एक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और दूसरा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे बाहर निकाला जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे अंदर ले जाया जाता है, वो रेड कलर का होता है, और जिसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है वो वेन्स के द्वारा पहुंचता है। अब आगे आप देखेंगे, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसका नाम ही क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट से बना है, ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, विच कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क दैट सप्लाइज फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेज थ्रू आउट द बॉडी। एक नेटवर्क है, अभी आपने देखा वेन्स हैं, उसमें आर्टरीज हैं, तो ये नेटवर्क है। जैसे आपके यहाँ कोई भी आप मंगाते हैं सामान, तो कोरियर वाला आता है, वो समझो नेटवर्क है, वो सब जगह जाता है, तो वो ऐसे ब्लड हमारा सब जगह जाता है, और वो क्या लेके जाता है, फूड लेके जाता है, वाटर लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, और दूसरे सब्सटेंसेस जो जरूरी होते हैं वो लेके जाता है।
द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड, फिर होती हैं उस ब्लड को ले जाने वाली वेसल जिसमें आर्टरीज और वेन्स आती हैं और एक कैपिलरीज भी होती हैं, वो आप पढ़ेंगे। और तीसरा होता है हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड, सबसे पहले ब्लड क्या है वो देखते हैं। ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड, फ्लूइड कहते हैं जो बह सके। ब्लड रेड कलर का फ्लूइड होता है दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स में से होके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। अब ब्लड का काम क्या है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। द ब्लड एक्ट्स एज द मीडियम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, मीडियम है, जिससे में कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन्हें लेके जाता है, सच एज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लिए शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और साथ में क्या ले जाता है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड ऑक्सीजन को लंग से लेके जाता है, जब आप सांस लेते हैं उस एयर में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, लंग्स उनको वहाँ से वो उसको डिफरेंट सेल्स, हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन सेल्स में पहुँचाता है। द ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटीरियल टू द किडनीज। अब देखो टूट फूट तो होती है, आपका घर भी गंदा तो होता है ना, डेली का डेली झाड़ू लगाती है मम्मी, बाहर फेंकती है उसे कूड़े में, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी टूट फूट होती रहती है, वो होता है वेस्ट। इस वाले वेस्ट को भी, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि जहाँ पे वेस्ट नहीं निकलेगा, जैसे कूड़ा घर में पड़ा हो सड़ जाता है ना, तो ऐसे ही बॉडी में अगर कूड़ा पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा। तो ब्लड ही इस वेस्ट मटेरियल को किडनी में लेके जाता है, विच देन फिल्टर द ब्लड, जो कि ब्लड को छानती हैं, जैसे चाय की छलनी होती है ना, तो ऐसे छानने का काम किडनी करती है हमारी। द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो फूड को पचाती है एंड एब्जॉर्ब्स इट न्यूट्रिएंट्स, और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। These nutrients are provided to all the parts of the body through blood, और इन न्यूट्रिएंट्स को हमारा ब्लड हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में लेके जाता है। The blood also protect the body from losing blood by forming a blood clot at the place of injury. अगर आपको कभी इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उस समय वो क्लॉट बनाता है। क्लॉट का मतलब थक्का, जम जाता है। आपने देखा ना, आपको पिन चुभ गई, थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाता है क्योंकि जम जाता है खून, उसे कहते हैं क्लॉट। द ब्लड कंटेन्स ए स्पेशल सब्सटेंस, ब्लड में एक स्पेशल सब्सटेंस भी होता है दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब ब्लड के हैं कंपोनेंट्स, आखिरकार ब्लड में क्या क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ें क्या क्या हैं ब्लड की। ब्लड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, ब्लड बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन इट, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं। नंबर 1 पर है ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड सब्सटेंस। ये लिक्विड होता है, आपने देखा ना, जो ब्लड होता है वो तो बहता है, तो उसमें लिक्विड होता है ना, सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। उसी को, जिसकी वजह से बहता है, उसी को ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। भाई आपने चाय बनाई, चाय में पानी भी डालते हो ना, वो लिक्विड होता है। अब चाय तो कैसे बनेगी, उसमें शुगर भी डालोगे और उसमें चीनी भी डालोगे, तो ऐसे ही जो लिक्विड वाला पार्ट है ना वो ब्लड प्लाज्मा है, और चीज़ें भी होती हैं। Almost 55% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा, 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज थ्रू आउट द बॉडी। अब प्लाज्मा ही, क्योंकि वो लिक्विड होता है, वही तो बह के जाएगा ना, तो वो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। द ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, उसमें क्या क्या होता है,
वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और शुगर होती है। इन 5 चीज़ों को याद रखिए। अब होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटिस। इसे बोलिए, एरिथ्रो। देखा ना, ये एरिथ्रो बन गया। क्या बना? एरिथ्रो, और ये साइटिस, एरिथ्रोसाइटिस। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल। एम्पल का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड में होते हैं। ब्लड इन्हीं की वजह से तो रेड दिखाई पड़ता है। 40 से 45% तक होते हैं। दे आर रेड इन कलर। ये रेड कलर के होते हैं बिकॉज दे कंटेन ए स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आप कभी कभी जब वीकनेस लगती है ना, तो डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन होता है जिसकी जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? डिस्क की शेप के होते हैं, गोल गोल होते हैं। द ऑक्सीजन वी टेक इन बाइंड्स इटसेल्फ विद द हीमोग्लोबिन। जो हम ऑक्सीजन ले जाते हैं वो ही हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलती है। एंड हेंस रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। और ब्लड के माध्यम से ही वो हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है। अब इसके बाद होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटस। 2 पार्ट कर लीजिए, ल्यूकोसाइटस। ये ल्यूकोसाइटस कौन से हुए? वाइट ब्लड सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन फीवर अमाउंट्स। ये कम मात्रा में होते हैं, ओनली 1%, बट परफॉर्म ए वाइटल फंक्शन इन द बॉडी। लेकिन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। These cells fight against the germs present in the body. आपकी बॉडी में जो जर्म्स घुस जाते हैं उनसे ये फाइट करते हैं और तब आप फिर बीमार नहीं होते। ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अब तो ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन बन गया, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, चढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। तो ये भी ब्लड में होते हैं। These are the cells that help in the formation of a blood clot. अब इनका काम क्या है? जैसे मैंने बताया ना, क्लोट, जब आपको कहीं इंजरी होती है, कट लग जाता है, तो ब्लड जम जाता है। तो जो जमने का काम है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है प्लेटलेट्स के माध्यम से। अगर प्लेटलेट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी से कहीं भी चोट लगेगी तो ब्लड निकलता ही रहेगा, वो क्लॉट ही नहीं बनेगा। एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। और इस प्रकार से ये बॉडी से ब्लड के बाहर बहकर जाने को रोकते हैं। प्रिवेंट का मतलब रोकते हैं। अब देखिए शेप देख लीजिए, यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्क की शेप के होते हैं। आप देख रहे हैं राउंड है। प्लेटलेट्स ये छोटे छोटे होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स इस शेप के होते हैं। और जो ये लिक्विड है जिसमें ये बहकर जा रही हैं तीनों चीज़ें, देखो ये बह रहे हैं और ये रेड ब्लड सेल्स हो गए और ये वाइट ब्लड सेल्स हो गए। तो ये जिसमें बह रहे हैं ये प्लाज्मा है, लिक्विड है ये। और जिसमें ये बह रहे हैं ये कहलाते हैं ब्लड वेसल्स। ये 3 तरह की होती है, जैसे बताया, आर्टरी, वेन्स और साथ में कैपिलरीज भी होती हैं। अब है ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल जिनमें ब्लड होके बहता है। आवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब होती है हमारी बॉडी में बहुत सारी, कॉल द ब्लड वेसल, उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। और इन्हीं की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचता है। आवर बॉडी कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 2 तरीके की ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। और वो अपने काम के आधार पे उनका है ये डिवीज़न। पहली होती हैं आर्टरीज और वेन्स। दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी का याद रखिए, जब किसी को हार्ट कहते हैं ना भाई इसका हार्ट का ऑपरेशन होगा, ये होगा, तो उसकी आर्टरी में ही कुछ जम जाता है, तो ये ब्लड ले जाती हैं हार्ट से। उसमें क्या होता है? उसमें होता है ऑक्सीजन, और ये दूसरे पार्ट में लेके जाती है पूरी बॉडी के। अब अगर आर्टरी का ही रास्ता बंद हो गया, आर्टरी में कुछ फंस गया, तो ब्लड कैसे जाएगा पूरी बॉडी में? ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी पूरी? खाना कैसे पहुंचेगा पूरी बॉडी में? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये।
These blood vessels carry blood that is rich in carbon dioxide from the body organs to the heart. और जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो बॉडी से हार्ट तक लेके जाती हैं। हार्ट जिन्हें पंप करता है और लंग्स उसे साफ करते हैं। Arteries have thick walls as the blood pressure is quite high in these blood vessels. आर्टरीज की दीवारें बड़ी मोटी मोटी होती हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। और जो वेन्स होती हैं ये थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती। एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो इन दैम, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। और जो आर्टरीज होती हैं दे आर नैरो, ये नैरो होती हैं सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू दैम, ताकि उनमें से ब्लड जल्दी से बह सके। दे आर स्लाइटली वाइडर, ये थोड़ी सी चौड़ी होती हैं आर्टरीज से। दे डू नॉट कंटेन वॉल्स, ये आर्टरीज के बारे में है। दे डू नॉट कंटेन वॉल्स, इनमें वॉल्व नहीं होते। एज द ब्लड इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लोज इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इनमें ब्लड हमेशा राइट डायरेक्शन में बहता है ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की पंपिंग की वजह से। और जो वेन्स होती हैं दे कंटेन वॉल, उनमें वॉल्स होते हैं दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को बहने से रोकता है। अदरवाइज तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो सकता है। अब देखिए पल्स बहुत सारे लोग देखते हैं हाथ में, होता क्या है ये। वी नो दैट द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज, ये तो हमने देख ही लिया कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज में भेजता है। दिस कॉन्टिन्यूस पंपिंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरी रिजल्ट्स इन देयर रिदमिक थ्रॉबिंग विच इज कॉल्ड पल्स। तो जब ब्लड उसमें पंप होता है तो धक 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 की आवाज़ होती है, उसको ही रिदमिक थ्रोबिंग कहते हैं, धड़कन कहते हैं। और इस धड़कन को ही पल्स कहा जाता है। अब पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट। पल्स रेट हुआ 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट हुआ। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसका पल्स रेट 70 से 80 बीट्स होता है जनरली। आप टेकिंग ए पल्स कहाँ से लेते हैं? यहाँ पर अपने 2 फिंगर रखिए इस जगह रिस्ट पर जहाँ पर देख रहे हैं आप ये, तो आपको ये धक धक की साउंड फील होगी, सुनाई देगी, फील होगी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी होती है, इनका काम क्या होता है? द पल्मोनरी आर्टरी इज ए स्पेशल ब्लड वेसल, ये स्पेशल ब्लड वेसल होती हैं दैट कनेक्ट द हार्ट टू द लंग्स, जो कि हार्ट को लंग से कनेक्ट करती हैं। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आर्टरी होती हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी केवल एक वो आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें कम ऑक्सीजन होती है, CO2 ज़्यादा होती है, उसको लेके जाती है लंग्स के पास, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। Hence, it is unlike all other arteries that carry oxygen-rich blood। जो मैंने बताया वो ये कि ये उसके जैसे नहीं है, जैसे कि और दूसरी जो होती हैं आर्टरीज वो ऑक्सीजन में रिच ब्लड को, यानी कि जिनमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उसको लेके जाती हैं आर्टरीज में। अब होती है पल्मोनरी वेन, ये भी है इसी प्रकार से है। ज़्यादातर वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें CO2 ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी से सर्कुलेट कर चुका होता है, वो लेके जाती हैं। लेकिन पल्मोनरी इससे डिफरेंट है।
पढ़ते चलिए। पल्मोनरी वेन इज ए स्पेशल ब्लड वेसल, ये स्पेशल ब्लड वेसल है दैट कनेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट, जो लंग्स को और हार्ट को कनेक्ट करती है। इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, जिसमें CO2 है वो नहीं, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और वो लंग से हार्ट में लेके जाती है। तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का भी स्पेशली आप ध्यान में रखिए कि जो पूरी बॉडी में है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी उसके साथ ऐड हो गया तो आप उल्टा समझिए उसे। Hence it is unlike all other veins that carry oxygen less blood, ये औरों से अलग है। अब है कैपिलरीज, ये बारीक बारीक होती हैं। स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कोल्ड कैपिलरीज, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्व्स इनटू कैपिलरीज, जो आर्टरी होती है वही अपने आप को कैपिलरी में बदल लेती हैं, विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज इन द बॉडी, जो कि बॉडी के टिश्यू को पहुंचाती है। स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कोल्ड कैपिलरीज, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्व्स इनटू कैपिलरीज, आर्टरीज ही अपने आप को कैपिलरीज में डिवाइड कर लेती हैं, विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज इन द बॉडी, जो कि फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में टिश्यूज को पहुंचाती हैं। देन दीज कैपिलरीज टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द वेन्स, और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, उस ब्लड को वेन्स के पास लेके जाती है, टिश्यू से लेकर। अब देखिए उसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एरो बनाए हुए हैं, जो पल्मोनरी वेन है वो आप देखेंगे कि लंग से ब्लड लेके जा रही है हार्ट में, और फिर ये आर्टरी चलती है यहाँ से, और ये कैपिलरीज में अपने आप को बांट लेती है। ऐसे छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं ये, और ये जब ब्लड सप्लाई कर देती हैं तो फिर ये वेन यहाँ से आती है। ये वेन और जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें CO2 ज़्यादा होती है वो लेके आती है हार्ट में, और हार्ट से फिर ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है क्लीन होने के लिए। द हार्ट इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट पंप द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, हार्ट हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो कि पंपिंग का काम करता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड को भेजता है। ये चेस्ट कैविटी में होता है। इट्स लोअर पार्ट इज ए लिटिल टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट, इसका जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को झुका हुआ होता है। और एक चीज़ और बताएं, ये हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, मुट्ठी बंद करिए अपनी, उसकी शेप का होता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब रूम, 4 रूम होते हैं इसके, दैट प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ताकि क्योंकि दोनों तरह का ब्लड जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो भी, जिसमें ऑक्सीजन कम है वो भी। तो चैम्बर इसीलिए बने हुए हैं, कमरे इसीलिए बने हुए हैं ताकि वो आपस में मिक्स ना हो ब्लड। द ऑट्रिया और अपर चैम्बर, ऑट्रिया अपर चैम्बर होता है, यानी कि ये 4 आपके रूम्स हैं, ये वाले 4 चैम्बर हैं, तो जो ऊपर वाले हैं ये है ऑट्रिया। कंटेन द ब्लड विद नो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। वेंट्रिकल्स जो नीचे वाले हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, लोअर चैम्बर होते हैं, इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। द ऑट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर इंडिविजुअली डिवाइडेड विद इन देमसेल्व्स इनटू 2 चैम्बर, दोनों जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ऐसे ये दोनों भी आपस में डिवाइडेड होते हैं। ये ऑट्रिया भी 2 पार्ट है और वेंट्रिकल्स भी 2 पार्ट हैं, विद द हेल्प ऑफ वॉल्व, जिनमें वॉल्व लगी होती हैं। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ अ बॉडी कॉल्ड ऑर्टा बिगिंस, यहाँ से जो सबसे बड़ी आर्टरी है ऑर्टा, ये शुरू होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से।
The right atrium of the body receives deoxygenated blood from the body through a vein called vena cava. वेना कावा एक वेन होती है उससे उसे डीऑक्सीजन ब्लड मिलता है बॉडी से. वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है. वेन से वेना बना लीजिए और वेना कावा. अब यहाँ पर आप इसको देखिए, ये इसके पार्ट्स हैं. मैंने नंबरिंग कर दी है कि यहाँ से वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट ऑट्रियम में जाएगा. राइट ऑट्रियम से फिर ये कहाँ पर जाएगा, ये इसे ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ट्राइकस्पिड. ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, वहाँ जाता है. उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी वॉल्व आप देख रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्व में जाता है. पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व से ये यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा लंग्स में. और लंग्स के बाद ये फिर इसके बाद पल्मोनरी वेन में पहुंचता है, फिर लेफ्ट ऑट्रियम में पहुंचता है. ऑट्रियम एक के लिए आता है, ऑट्रिया प्लूरल नंबर के लिए आता है. और फिर ये यहाँ से मिल्ट्रल वॉल्व के पास पहुंचता है. उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वॉल्व में पहुंचता है. और ऑर्टिक वॉल्व से ये जाता है ऑर्टा में. तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का. अब सोचे कितने काम करता है हमारा छोटा सा हार्ट, कैसे ब्लड घूमता है. ये यहाँ पर ये और बाद में जाता है बॉडी टिश्यूज़ में. तो ये यहाँ पर आपको बता दिए बनाकर, इससे आप इसको इस क्रम से ये चलेगा. यहाँ तक ये डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर ये सारा ऐसे पास होके फिर बॉडी में पहुँच जाता है. द रिजल्टेंट साइकिल ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज एज फॉलोज. वेना कावा जो मैंने आपको लिख दिया है अभी, राइट ऑट्रियम और ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑट्रियम, मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टिक वॉल्व, ऑर्टा और टिश्यूज ऑफ द बॉडी. हार्ट बीट. The muscles of the body relax and contract continuously. मतलब जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हार्ट एक मसल ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है और फिर रिलैक्स होती है, क्योंकि ब्लड को पंप करने के लिए. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. और जो एक रिदम सी बन जाती है, लय सी बन जाती है. कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, फिर रिलैक्स होगा, सिकुड़ेगा, रिलैक्स होगा, भाई इसे ही हार्ट बीट कहते हैं. द स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन. डॉक्टर के पास आप गए हैं तो वो ये स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं. इट एम्पलीफाई द हार्ट बीट. वो एम्पलीफाई का मतलब उसके साउंड को बढ़ा देता है, सो दैट द डॉक्टर कैन मॉनिटर इट, ताकि डॉक्टर उसे देख सके, सुन सके एंड फाइंड अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन. क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी हार्ट बीट रेगुलर होगी, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ये पंपिंग इरेगुलर हो जाएगी, या तो बहुत स्लो चलेगी या बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगी, या कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलेगी. तो ये ईयर टिप्स होते हैं, ये ईयर में लगाता है, वो जो ट्यूब होती है, ये बेल होती है इसमें, और ये बायनॉरल स्प्रिंग होता है यहाँ पर, और ये बायनॉरल होता है, और ये डायफ्राम होता है इसका नीचे. इट कंटेन 2 ईयर पीसीज, ए ट्यूब दैट कनेक्ट देम टू द चेस्ट पीस कंप्राइजिंग ऑफ ए सेंसिटिव डायफ्राम. चलिए अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. डू ऑल एनिमल्स पजेस ए सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या सारे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नो. एनिमल लाइक हाइड्रा एंड स्पंजेस डू नॉट possess a circulatory system. इनमें नहीं होता है. These animals live in water. ये वाटर में रहते हैं. Hence get food and oxygen from the water. ये ब्लड से नहीं लेते ऑक्सीजन और फूड, ये वाटर से लेते हैं.
जैसे ये क्योंकि वाटर में रहते हैं ये, तो वहीं से इनकी बॉडी में फूड और वाटर दोनों चीज़ें, फूड और ऑक्सीजन, ये दोनों जाते हैं। एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी, और जब इनकी बॉडी से वाटर बाहर आता है, इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, वेस्ट मटेरियल भी निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन, जब देखो, जब हम कूड़ा, जैसे मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया, मम्मी कूड़ा साफ़ करती हैं और वो डस्टबिन में डालती हैं, वो बाहर फेंक देती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी तो कूड़ा इकट्ठा होता है ना, वेस्ट इकट्ठा होता है, तो उसे हमारी बॉडी कैसे फेंकती है? बस इस कूड़े को बाहर फेंकने को, वेस्ट को बाहर फेंकने को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो टूटते रहते हैं, डीजेनरेट होते रहते हैं, तो उनसे वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है, और जब सेल डिफरेंट काम करते हैं तब ये टूट फूट होती है। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक, ये जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एंड दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए उन्हें जितने भी जीवित प्राणी हैं उनकी बॉडी से बाहर फेंकना चाहिए। कभी देखा कि किसी को यूरिन नहीं आया, पेट में भयंकर दर्द होने लगता है, पोटी नहीं आई, भयंकर दर्द होने लगता है, क्योंकि ये सारे वेस्ट तो है ना, और वो वहाँ पड़े रहेंगे तो टॉक्सिक हो जाते हैं और ज़्यादा पेन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो वेस्ट को बाहर निकालने की, हटाने की प्रक्रिया है, उसे ही एक्सक्रीशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपको दिखाया है इस उसके माध्यम से, ये वेना कावा, ये वेन है, ये लेके आई यहाँ पर ब्लड को, ये आउटा है, ये अच्छे वाले ब्लड को लाया। जो किडनी की वेन होती है उन्हें रीनल कहते हैं, उनका नाम बदल जाता है, जैसे वहाँ पे पुलमोनरी था, तो ये रीनल वेन होती हैं, ये रीनल आर्टरी होती है, मतलब आर्टरी का नाम रीनल आर्टरी हो गया और वेन का मतलब रीनल वेन हो गया। ये यहाँ पे इसकी सफाई होती है, और फिर यहाँ से इसे यूरेटर कहते हैं इस ट्यूब को, यहाँ से ये आपका यूरिन ब्लैडर में पहुँचता है। ये स्ट्रेचेबल होता है, जैसे इसमें यूरिन जितना बढ़ता जाएगा उतना बड़ा हो जाता है ये, और जब फुल भर जाता है, पहले फुल भरने से पहले ही आपको प्रेशर लगने लगता है कि अरे भाई जाना है हमें, और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो एक्सक्रीशन, मतलब जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वही बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही एक्सक्रीटरी सिस्टम है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, इनमें अलग अलग ऑर्गन है। पहले किडनी, देयर आर 2 ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी, 2 होती हैं ये, प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये किसकी शेप की होती हैं? राजमे की शेप की होती हैं। जैसे राजमा होता है, कभी आपको जब भी किडनी बनानी हो तो राजमे की शेप बना दीजिए। दीज किडनीज कंटेन ब्लड कैपिलरीज, में ब्लड कैपिलरीज होती हैं दैट फिल्टर आउट द अनवांटेड सब्सटेंसेज, जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें छान देती हैं, फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के रूप में छान देती हैं यूरिन बाहर, और जो वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है, और जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में पहुंच जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिन प्रोडक्ट बाय द किडनी, किडनी से जो यूरिन बनता है वो स्टोर हो जाता है ब्लैडर में, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जैसे भी आपने देखा था। यूरेटर्स, ये ट्यूब होती हैं, साइड में थी ना 2 ट्यूब ऐसे, फिर यहाँ पे ब्लैडर चाहिए, तो ये ट्यूब होती हैं विच कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि इन्हें कनेक्ट करती हैं, किडनी को भी इसको भी। दे अलाउ पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, इस प्रकार रास्ता बनाती है ब्लैडर में यूरिन के जाने के लिए। अब यूरेथ्रा, देयर इज ए मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी, एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा ब्लड बॉडी से यूरिन बाहर चला जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्ट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेस्ट को बाहर निकालते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन इज यूरिया। आपके यूरिन में होता क्या क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। यूरिया होता है, और यूरिया तो खेत में भी पड़ता है। आप प्लांट्स में यूरिया डालते हैं, किसान लोग, खाना बनता है, आप उसे खाते हैं, और वो फिर यूरिया आपकी बॉडी के लिए बेकार हो जाता है।
और वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। ये साइकिल एक जो भगवान ने बनाई है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट 2.5% होते हैं, यूरिया होता है 2.5% और 95% होता है वाटर। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। किस तरीके से ये केमिकल वेस्ट बाहर निकलेगा एनिमल से, ये वाटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, याद रखिए आदमी के उसमें यूरिया, और फिश और एक्वेटिक एनिमल्स में के एक्सक्रीशन में क्या होता है, अमोनिया होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बर्ड्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड, ये सेमी सॉलिड यानी कि ना तो लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता पूरी तरह से, ये कलर्ड यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। डायलिसिस का आपने सुना होगा, क्या होती है डायलिसिस? समटाइम पीपल यूज आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी होती है ये एक तरीके से। किडनी में आपका वेस्ट अलग होता है और साफ ब्लड फिर ऊपर जाता है। दे गेट द ब्लड प्योरीफाइड आर्टिफिशियली। अब जिसकी किडनी हो गई खराब तो उसे ब्लड तो साफ करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लड में तो वेस्ट आएगा ही आएगा, तो उसे डायलिसिस करवाना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। दे हैव टू डू सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाए तब कराना पड़ता है। विच इन विच द किडनी ऑफ ए पर्सन आर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ड्यू टू एन इन्फेक्शन और इंजरी, या तो इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए तो कूड़ा बाहर नहीं निकलता है फिर, तो तब हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसमें ब्लड प्योरीफाई किया जाता है। हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस? स्वेट क्या होता है? पसीना। पसीना क्यों आना चाहिए? स्वेट कंटेन्स वाटर, स्वेट में वाटर होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं। दे हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, इससे भी हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट होता है। कभी कभी देखा है जिस जगह पसीना ज़्यादा है, किसी किसी को पसीना बहुत आ रहा है, उसमें से बदबू आने लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। ऑल्सो एज द स्वेट एवापोरेट फ्रॉम अवर स्किन, जब स्वेट हमारी बॉडी स्किन के ऊपर से एवापोरेट होता है, इट टेक्स अपर बॉडी हीट, वो हमारी बॉडी की हीट भी लेता है साथ में, तभी तो एवापोरेट होगा ना, बिना गर्मी के तो एवापोरेशन होता नहीं है। दिस मेक्स अस फील कूल, इसे जब पसीना आता है ना, पसीना सूखने के बाद ठंडा ठंडा लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग दैट समर डेज। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द इसेंशियल मिनरल्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो ज़रूरी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वाटर फ्रॉम द सॉइल, द रूट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट्स में बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर बनाइए, ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं, और ये रूट का यहाँ पर दिखाया है कि ये रूट हेयर हैं, ये वाले ये ब्राउन कलर की मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर वाटर है, और साथ में बीच में एयर भी है। तो इसी से सारा ये एयर इनको ऑक्सीजन मिलती है। दीज हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स, इन हेयर की वजह से ही उसका एरिया बढ़ जाता है। एंड हेंस अलाउ मोर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसलिए ज़्यादा एयर मिलती है और ज़्यादा वाटर मिलता है। फ्रॉम द रूट्स द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से ही वाटर और दूसरे मिनरल्स प्लांट के दूसरे पार्ट में जाते हैं। कुछ उसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं जिन्हें कौन से कहते हैं? वस्कुलर टिश्यूज़। क्या कहते हैं उन्हें? वस्कुलर टिश्यूज़। और ये वस्कुलर टिश्यूज़ प्लांट में होते हैं और दो तरीके के होते हैं। एक का नाम है जाइलम, बोलिए से क्या बोलेंगे? जाइलम। इन्हें क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। इट इज़ ए वस्कुलर टिश्यू, ये वस्कुलर टिश्यू होता है that is responsible for transporting nutrients and water in the plants. ये plants में nutrients को और water को लेके जाता है। The root cells absorb water, जो root में cells होते हैं वो water को absorb कर लेते हैं, minerals को absorb कर लेते हैं और उसे जाइलम तक ले जाते हैं। जाइलम उसे फिर लेके जाता है दूसरे पार्ट्स में,
यूनिडायरेक्शनली विदाउट यूसेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज नहीं करता, बस एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। अब दूसरा होता है फ्लोएम। ये भी वस्कुलर टिश्यू होता है दैट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस बाय द लीव्स। ध्यान में रखना है, जाइलम रूट से लेके जाता है और फ्लोएम लीव से लेके जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस फ्लो इज बाय डायरेक्शनल, ये दो डायरेक्शन, बाय का मतलब होता है दो डायरेक्शन में चलता है और ये यूटिलाइजेज एनर्जी, एनर्जी को यूज करता है, जबकि जाइलम नहीं करता। इसे ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले इसमें ये जाइलम का फोटो है, ये ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर है और ये H2O यानी कि ऑक्सीजन, ये फ्लोएम है, ये कंपेनियन सेल है, ये सोर्स सेल है यानी कि लीफ है, ये यहाँ पे बनाई हुई है, और ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सक्रोज है, ये सिंक सेल है जो कि रूट में होती है और ये यहाँ से H2O जाता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? समटाइम नॉट ऑल द वाटर दैट प्लांट एब्जॉर्ब इज यूज बाय देम। कभी कभी क्या होता है, सारा पानी जितने भी वो रूट्स लेती है ना, वो यूज नहीं होता, हेंस दे नीड टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर, तो एक्स्ट्रा पानी को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन के द्वारा एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, इन विच द वाटर एवापोरेट्स इन द एटमोसफियर, जिससे कि वाटर एटमोसफियर में एवापोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा आपने पढ़ा था ना, प्लांट के लोअर, लीफ के लोअर पार्ट में छोटे छोटे होल होते हैं, पोर्स होते हैं, वो उन पे आप देखा नमी होती है, तो वो वाटर की वजह से होती है, तो वो ही वहाँ से ही ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी छोटे छोटे, प्रेजेंट ऑन द लीव्स दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर थ्रू देम, जिनमें से वाटर निकलता है और गैसेस का मूवमेंट होता है। ट्रांसपिरेशन रिजल्ट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। एज द वाटर फ्रॉम द लीव्स एवापोरेट्स, और जब लीव के ऊपर से वाटर एवापोरेट होता है, इट जनरेट्स ए सकशन पुल इन द प्लांट्स, प्लांट में एक सकशन पुल होता है, यानी कि वो नीचे से पानी को खींचता है, दैट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड, जिसकी वजह से पानी जमीन से आप पंप होता है ना, पानी जमीन में से पंप ऊपर खींचता है, तो ये ऐसा ही सकशन लीव्स में होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। जैसे उनका पानी एवापोरेट हुआ तो सकशन पुल लगेगा और रूट्स में से और पानी वहां पे आएगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट्स कूल हो जाते हैं। एज द वाटर एवापोरेट, जब वाटर एवापोरेट होता है, इट यूटिलाइजेज द हीट, तो वो हीट को यूटिलाइज करता है जो प्लांट में होती है। अब चलिए देखते हैं इसको। ये सन है, वाटर एवापोरेट हो रहा है लीफ के ऊपर से, ये एरो बनाए हैं, और जैसे एवापोरेट होगा तो वाटर ट्रेवल थ्रू आउट द प्लांट, तो सकशन पुल लगेगा और ये रूट्स में से वाटर ऊपर जाएगा। द एंड रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, और प्लांट का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो कूल हो जाता है। अब ये स्टोमेटा देखिए, ये या लीफ का पार्ट लिया है, ये देखिए यहाँ पर ये लीफ है, लीफ का छोटे से पार्ट को ऐसे कट के दिखाया है इसमें, और ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये यहाँ पर दिखाए हैं, आप देख रहे हैं ये पोर्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर, ये तो आप जानते ही हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी वाइल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी इसमें, वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट, और वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा थ्रू ए लीव्स स्टोमेटा। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, कई बार वीडियो को देखिए, पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।
Thank you for watching the video.